मेरी? Yes, sir. ओके, तो विजिबिलिटी क्लियर है बच्चे? Yes, sir. सर एडजस्टमेंट थोड़ा राइट तरफ। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ सर, सर राइट तरफ सर, दिख नहीं रहा पूरा बोर्ड। जस्ट हाँ सर, ओके। ठीक है। हाँ सर, एकदम। तो लास्ट लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? Sir, adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा रहा था मैं, और एड्रिनल ग्लैंड में मैंने बताया था कि इसमें आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, इसके बाद एड्रिनल, फिर मैंने बताया कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें आपको 3 जोन्स दिखाई देंगे। एक है जोना ग्लोमेरुलसा, दूसरा है जोना फैसियोला, ठीक है, और दूसरा है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, रेटिकुलरिस पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, स्टार्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। का क्या सिक्रीट होता है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इससे क्या सिक्रीट हो रहा है? ये क्या बना रहा है? ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, और इससे क्या है? ठीक है, ये बात हो गई थी। फिर मैंने बोला कि ये जो ग्लूकोकार्टिकॉइड है, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड के मैंने सारे फंक्शन आपको बता दिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है ग्लूकोकार्टिकॉइड। जो है क्या कहते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड है, इसको कार्टिसोल बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। इसका रोल मेटाबॉलिज्म में मैंने बता दिया था, आरबीसी प्रोडक्शन में। ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। स्टिमुलेट करता है आरबीसी का प्रोडक्शन, वो भी बता दिया था। तो मतलब ग्लूकोकार्टिकॉइड्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स निकलते हैं, इनको भी मैंने लिखाया था कि ये कार्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, इनको कार्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप के कार्टिकॉइड्स है। तो आप हमको मिनरलो कार्टिकॉइड्स देखना है और कुछ हार्मोन्स के बारे में देखना, ठीक है। तो आप मिनरलो कार्टिकॉइड्स की हेडिंग डाल दो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? Yes, sir. ठीक है, तो मिनरलो कार्टिकॉइड्स की आप हेडिंग डालो, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि जो मिनरलो कार्टिकॉइड से बच्चे कहाँ से निकल रहा है? जोना ग्लोमेरुलसा से, ठीक है। और एक वेल नोन मिनरलो कार्टिकॉइड है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। इसका काम क्या है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका एक्शन कहाँ पे होता है? इसका जो एक्शन है ये आपका डीसीटी में होता है, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। डीसीटी जो है नेफ्रॉन का, वहां पे इसका एक्शन होता है, ओके। तो ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, मिनरलो कार्टिकॉइड का स्टोरी है। एल्डोस्टेरॉन किसको बैलेंस करता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट में बैलेंस की बात करूं, तो जो आपका सोडियम एंड पोटेशियम आयन है उनको रेगुलेट करता है। सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में बेसिकली ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, ओके। बात तो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम।
मुझे लग रहा है बाकी मैंने सारा कवर कर लिया है, जितनी भी चीजें थी वो सारा कवर है, ठीक है मेरी तरफ से। अच्छा ये बताओ, मैंने ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में ये लिखाया था ना कि मेटाबॉलिज्म में कि ये इनहिबिट करता है अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड को इनहिबिट करता है, ये लिखाया था ना मैंने। हेलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही Sir, क्या मेरी? decrease uptake of amino acid. हाँ हाँ बस वही है, तो ये सारा मैंने लिखा दिया था। एक लास्ट जो इसका रहता है स्पेशली किसका, एड्रेनल कॉर्टेक्स का, जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया था कि कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है, आप ना उस पे लिखो जो सेक्स हार्मोन्स निकल रहे हैं वहां पे लिख दो एक लाइन, ठीक है। ये कौन से हैं, ये जो रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम या सिक्रीटेड बाय, लिखो सिक्रीटेड बाय जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। यहाँ से जो सिक्रीट हो रहा है, ये नाम मैंने लिखा दिया था पहले ही। ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल हेयर, जो बॉडी में फेस में जो बेसिकली हेयर्स हैं, एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स। तो इसके लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है। ये एड्रिनल ग्लैंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान में रखना जरा सा। तो इसमें एक और चीज ऐड कर दो, ड्यूरिंग प्यूबर्टी लिख दोगे तो ये पूरा हो जाएगा सेंटेंस। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान ये जो फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर और प्यूबिक हेयर्स आते हैं, उन सब के लिए जो है बेसिकली जो सेक्स हार्मोन जोना रेटिकुलेरिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, जो एड्रिनल मेडुला है उसके बारे में बात करेंगे। एड्रिनल मेडुला के बारे में बात करेंगे। तो ये तो मैंने पहले ही साथ लिखा रखा है कि जो एड्रिनल मेडुला है उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। तो आप आ जाओ पार्ट में, कौन सी, एड्रिनल मेडुला, ठीक है। ये सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है ये, दो ही लिखो, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट करते हैं। एड्रेनालिन को आप इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हो, इसको क्या और नाम दिया जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी में सिक्रीट होता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका इमरजेंसी में ये हार्मोन्स निकलता है। बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा Yes, एक और चीज ध्यान देना कि जो एड्रिनल मेडुला है, यहाँ से जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं, ठीक है, जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं इनको बोलते हैं कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एड्रिनल मेडुला से जो भी हार्मोन्स निकलेंगे उनको आप क्या बोलोगे, कैटकोलामाइंस बोलोगे, ठीक है, कैटकोलामाइंस बोलोगे। बॉडी में अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होगा, किसी भी प्रकार को बॉडी को अगर स्ट्रेस होता है, सपोज कर लो आप डर जाते हो या आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है, किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में कोई स्ट्रेस हो रहा है तो एड्रेनलिन जो है उस समय सिक्रीट होता है, ठीक है। ये आपको उस सिचुएशन के लिए क्या करता है, उस कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर करता है, ठीक है। सपोज कर लो आपको कुत्ते ने दौड़ा लिया, ठीक है, तो आप कुत्ते जब दौड़ाएगा कुत्ता आपको, तो क्या होगा कि उस समय आपके बॉडी में ये निकलेगा, सिक्रीट होगा, इमीडिएट सिक्रीशन होगा। तो ये आपको प्रिपेयर करेगा जो है क्या कहते हैं उस कंडीशन से कोप अप करने के लिए, ठीक है। या सपोज कर लो अचानक से रात में आप सोते सोते कोई सपना देख रहे हो, अचानक से डर गए,
तो उस समय भी आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा होगा? एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एड्रेनलिन का एक और नाम है, इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, और इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ओके सर ये जो एड्रेनालिन है सर, तो सर मतलब हाँ सपोज हम लोग के बताइए। बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो उस टाइम अगर हाँ। मतलब रनिंग का सिचुएशन होगा तो क्या वो हेल्प करेगा? नहीं तो बच्चे, ये आपको तैयार करवा देगा, इसको मतलब ये थोड़ी है कि अब आप बीमार हो तो आप जबरदस्ती भागोगे, कोशिश करोगे, आपको उसमें स्टिमुलेट करेगा ये आपको। अब आपके बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है तो ये थोड़ी कुछ कर सकता है। ठीक है, इवन अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप सिक हो, तो क्या होगा, इसका सिक्रीशन भी उसी सबसे अफेक्टेड होगा, क्योंकि इस ये बिना एनर्जी के तो कोई चीज नहीं चल रही है ना। अगर बॉडी के अंदर एनर्जी है तो उतना ही अमाउंट में वो सिक्रीट होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको जो है ना एड्रेनलिन निकला तो तुम लोग अपने आप उड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए भी ये आपको प्रिपेयर कराएगा, अब वो डिपेंड करता है बॉडी में आपके कितना एनर्जी है, आप उस हिसाब से रिएक्ट करो। ठीक है, अच्छा, लास्ट लेक्चर में एक बच्ची पूछ रही थी मेरे से कलरीजेनिक हार्मोन। तो कलरीजेनिक हार्मोन्स में बेसिकली नाम एक का ही दिया जा रहा है, तो बुक्स में एक आता वैसे। हाँ, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन को जो है कलरीजेनिक हार्मोन्स बोलते हैं। हालांकि कलरीजेनिक कोई भी ऐसे हार्मोन्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आप उसको कलरीजेनिक बोल सकते हैं, पर बेसिकली ये जो है थायरॉक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का अपटेक करवाता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो कई बार इसको बोलते हैं कि थायरॉक्सिन इज द कलरीजेनिक हार्मोन। ओके, ओके सर। चलो, तो एक दो पॉइंट और इसमें लिख लेते हैं, किसमें, एड्रेनलिन मेडुला में। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन्स भी एड्रेनलिन को बोलते हैं। ठीक है, जो आपका एड्रेनलिन है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, या इसी का नाम है फ्लाइट और फाइट हार्मोन, फ्लाइट और फाइट हार्मोन। ठीक है, अच्छा, जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड यही से तो सिक्रीट हो रहे हैं ना, तो एड्रिनल ग्लैंड को भी बोलते हैं फ्लाइट और फाइट ग्लैंड। ठीक है, फ्लाइट और फाइट ग्लैंड, तो ये में रखना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ग्लैंड जहां से सिक्रीट हो रहे हैं हार्मोन्स, उनको फ्लाइट और फाइट ग्लैंड बोल देंगे। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा फंक्शन के रिस्पेक्ट में देख लिया जाए कि जो एड्रेनलिन है, मैंने बता तो दिया कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करता है, बट कुछ कुछ लिख लो, कुछ कुछ चीजें लिख लो कि ये आपके बॉडी को अलर्ट करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अलर्टनेस। ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपल्स, प्यूपल्स के डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इसमें लिख दो जो है, क्या कहते हैं, ये आपके हार्ट बीट को, अच्छा मैं पढ़ा चुका हूँ, बताओ हार्ट बीट के साथ इसका कैसा रिलेशन होगा, बताओ। ये सर के हार्ट साथ बीट रेट को इंक्रीज इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके पहले अलर्टनेस डायलेशन, इंक्रीज अलर्टनेस एंड डायलेशन लिख दो, और लिख दो यहाँ पे स्वेटिंग भी करवाता है ये। इमरजेंसी कंडीशन में आप नहीं देखते हो, जब आप कभी डर जाते हो तो आपके बॉडी से स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो जो स्वेटिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एड्रेनलिन की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मेरी पूरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप जैसे कभी डर जाते हो या कभी स्ट्रेस में होते हो, तो आपके बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगता है। तो उस इमरजेंसी कंडीशन में जो स्वेटिंग होती है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है,
एड्रेनलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसका, ठीक है। इसके अलावा आपके बॉडी के जो हेयर, ठीक है, बॉडी के जो हेयर जिस उसको रेज करवाता है, उसको बोलते हैं पाइलो, ठीक है, रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर, रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर, बॉडी के जो हेयर है, ठीक है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके इरेक्शन के लिए, ठीक है। रेजिंग या इरेक्शन बेसिकली को ज्यादा बेटर टर्म होगा, इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर, ठीक है, बॉडी हेयर के इरेक्शन के लिए उसको, उस फेनोमेना को बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि जो इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, पाइलो इरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है आप। चलो कुछ और चीजें लिखते हैं इसी के बारे में। तो एड्रेनलिन के बारे में आप बहुत कुछ, मतलब इसको कई बार पढ़ना ताकि ये आपको बिल्कुल याद रहे, ठीक है, ये आपको याद रहे, क्योंकि एड्रेनलिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके बॉडी से निकल रहा है, ठीक है। तो एक और लिख दो, ये इंक्रीज कर रहा है हार्ट बीट को। हार्ट बीट का मतलब है कि इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट में उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये रेस्पिरेटरी रेट को भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अब ये तो जानते ही हो कि स्ट्रेस कंडीशन आएगी तो हार्ट बीट भी बढ़ती है, और हार्ट बीट अगर बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ ही जाएगी, ठीक है, बढ़ ही जाएगी। तो इस तरह से आप दिमाग में बनाओगे तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आप रिलेट कर पाओगे सारी की सारी चीजों को, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में देखें तो जो कैटकोलामाइंस है, कैटकोलामाइन, ठीक है, ये रोल प्ले करते हैं अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने में कौन कौन से मेटाबॉलिज्म को बेसिकली अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को, ठीक है, और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के भी ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन्स के भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज अगर ये कन्वर्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करा देगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये कैसा हार्मोन हुआ, ये हुआ आपका हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन हो गया। ये कैसा हार्मोन हुआ है आपका, कैटकोलामाइन किस तरह से कंडीशन क्रिएट करेंगे, हाइपर ग्लाइसीमिक हो जाएंगे। इसके अलावा ये फैट को भी क्या करता है, डिग्रेड करता है, या आप बोल सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट करता है, बोल सकते हो इंक्रीज लाइपोलिसिस, लाइपोलाइसिस इंक्रीज कर रहा है लाइपोलिसिस को, ठीक है। तो तीसरा है आपका, एक तो ये स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, एक ये हो गया, दूसरा ये बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ फैट इंक्रीज लाइपोलाइसिस कराएगा, और तीसरा ये जो है बेसिकली प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन कराएगा, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ या लाइसिस ऑफ प्रोटीन, लाइसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये बेसिकली प्रोटीन की लाइसिस करवाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है क्या कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन के फंक्शन थे, अफेक्ट था एड्रेनलिन हार्मोन का, ठीक है, वो मैंने आपका डिस्कस कर दिया, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन का फंक्शन अब डिस्कस कर दिया है मैंने। अब एक और चीज है जो मुझे बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, तो लिख दो बेसिकली, आवाज आ रही है ना मुझे क्लियर मेरी, यस ठीक है।
हाइपो या अंडर प्रोडक्शन या हाइपो सिक्रीशन, अंडर प्रोडक्शन या हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, या आप एड्रिनल कॉर्टेक्स में बात कर सकते हैं ग्लूकोकार्टिकोइड्स की, ठीक है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स की। तो बेसिकली इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एडिशन डिजीज। कौन सा डिजीज है ये? एडिशन डिजीज, ठीक है। तो अगर अंडर प्रोडक्शन ऑफ आर हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन हो रहे हैं तो एक एडिशन डिजीज होने का पॉसिबिलिटी रहता है। और इस एडिशन डिजीज में आपको जो है क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अल्टर होता है, उसकी वजह से वीकनेस और फटीग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, carbohydrate metabolism and acute weakness and fatigue, ये सारी कंडीशन आपको देखने के मिलेंगी एडिशन डिजीज। तो अंडर प्रोडक्शन, इस चीज को हाइपो सिक्रीशन या अंडर प्रोडक्शन मतलब कम सिक्रीशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, आप इस चीज को ध्यान में रखना, अदरवाइज क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि एडिशन डिजीज का रोल किस हार्मोन से है, ठीक है। तो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ठीक है, और अंडर प्रोडक्शन होने की वजह से वो होता है, ओवर की वजह से नहीं है, अंडर प्रोडक्शन की वजह से। तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट मैंने फिनिश कर दिया एड्रिनल ग्लैंड का। अब हम चलेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसको बोलते हैं क्या, पैनक्रियाज, ठीक है। पहले पैनक्रियाज देखेंगे। पैनक्रियाज, आपको पता है कि पैनक्रियाज बेसिकली आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड या इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। मतलब कहने का कि पैनक्रियाज में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, टू पार्ट है। एक उसका जो है एक्सोक्राइन पार्ट जो बेसिकली 98 to 99% ऑफ पैनक्रियाज का पार्ट बनाता है। ये क्या सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है बेसिकली, पहले भी बता चुका हूँ बच्चे ये सब चीजें में, डाइजेटिव एंजाइम, ठीक है। और ये जो डाइजेटिव एंजाइम्स है आपको पता ही है, बेसिकली हाइड्रोलेजेस है, ठीक है, जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। दूसरा जो पार्ट है वो है एंडोक्राइन। ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है, ये 1 to 2% पैनक्रियाज का बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस एंडोक्राइन पार्ट में, मतलब अगर मैं यहाँ पे बना दूं पैनक्रियाज, ठीक है, तो इसका 98 टू ये जो पार्ट है ये एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है। इसका जो ये बीच वाला पार्ट है ये है बेसिकली एंडोक्राइन पार्ट। इस एंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं क्या, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस बोलते हैं। आइसलेट्स जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसमें कुछ टाइप की सेल्स मिलती हैं जो डिफरेंट सेल्स हैं, बेसिकली डिफ्यूज्ड सेल्स हैं इसके अंदर, जो कुछ कुछ सिक्रीट करती हैं, एंडोक्राइन सिक्रीशन करती हैं, एंडोक्राइन सिक्रीशन है बेसिकली। तो आप एंडोक्राइन सिक्रीशन के ही क्या बोल रहा हूँ, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो लिखा है वहीं से कंटिन्यू रही है, लैंगरहैंस, ठीक है। इसके अंदर आपको सेल्स देखने को मिलेंगी, कुछ सेल्स हैं डिफ्यूज सेल्स हैं बेसिकली अल्फा सेल्स, कुछ हैं बीटा सेल्स, तीसरी है गामा और डेल्टा सेल्स, ठीक है, गामा और डेल्टा सेल्स,
और एक और सेल्स है जिनको बोलते हैं पीपी सेल्स, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स, ठीक है। तो जो अल्फा सेल्स है इससे प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, गामा और डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होता है सोमैटोस्टैटिन, पढ़ा चुका हूं मैं इसके बारे में, सोमैटोस्टैटिन। और पैनक्रियाटिक पेप्टाइड इससे बनता है, ठीक है, जिसका रोल हमें नहीं जानना है यहाँ पे, बस जान लो कि इस तरह की कोई सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। पैनक्रियाटिक पेप्टाइड, जो चीजें यहाँ पे एक लाइन वाली है वो मैं लिखा देता हूँ कि ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये बेसिकली इनहिबिट करती है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। मतलब इसका रेगुलेशन कहाँ पे है, ये जो गामा और डेल्टा सेल है ये रेगुलेट कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा सेल्स को, ठीक है। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड क्या लिखा नेक्स्ट, इंसुलिन, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ध्यान में रखना, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब गामा डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, मैंने इसको बताया कि ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे जो गामा और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन निकल रहा है वो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन के सिक्रेशन को जो है अफेक्ट करता है, ठीक है, उसके सिक्रेशन को अफेक्ट करता है। अब आगे चलते हैं, जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बारे में स्टडी करेंगे, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन मेन फंक्शन पहले बात करते हैं कि ग्लूकागॉन करता क्या है। मतलब कि ये किस तरह का हार्मोन है, हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ओके, कैसे, जैसे ये सेल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपको मान लो कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन से, यहाँ पे ये मान लो कि ये इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन, ये आपका सेल है, ये आपका ब्लड वेसल से, ये आपकी सेल है। तो यहाँ से जाहिर इंटेस्टाइन वो आएगा ब्लड वेसल में, ठीक है। बट इसको जो है ये ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने से क्या करेगा, रोकेगा, सेल के अंदर जाने से रोकेगा। और साथ में क्या होगा कि यहाँ से जो ग्लूकोज है, यहाँ पे जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, उसको ब्लड में लेके जाएगा, उसको ब्लड में लेके जाएगा। क्यों, कौन से रूट से, जो बेसिकली ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रही है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके थ्रू जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है उसको ब्लड वेसल्स में लेके जाएगा, ठीक है, उसको ब्लड वेसल्स में लेके जाएगा। तो आपको शायद बात समझ में आ रही होगी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। हेलो बच्चे, बीच बीच में थोड़ा सा बोलते रहा यस सर। करो तो मुझे समझ में आएगा कि आप सुन रहे हो। चलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये किस तरह का हार्मोन है बच्चे, ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। ये हार्मोन आपका ग्लूकागॉन कैसा है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को मैंने लिखाया था शॉर्ट पेप्टाइड्स में, जाके अगर आप पलट के देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। दूसरा, जो ग्लूकोज का मेनली एक्शन, ठीक है, सॉरी ग्लूकोज कह रहा हूँ, ग्लूकागॉन का जो एक्शन है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, एक्ट ऑन लीवर हिपेटोसाइट्स,
लीवर की जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं वहां पे इनका एक्शन है, ठीक है। ग्लूकागॉन का एक्शन लीवर की हिपैटोसाइट सेल्स पे है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि इंक्रीज ब्लड शुगर इन ब्लड, शुगर जो है ब्लड में इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। और सेलुलर अपटेक, अगर इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा ये जो चीज समझाई कि ये क्या है बेसिकली, ये रिड्यूस करेगा, क्या रिड्यूस करेगा, रिड्यूस सेलुलर अपटेक। जो सेलुलर अपटेक है किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये तो ग्लूकागॉन की स्टोरी हो गई। इंसुलिन के साथ ग्लूकागॉन मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का रेगुलेशन है वो दोनों हार्मोन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों हार्मोन्स पे से रेगुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंसुलिन पे। अगर ये कॉपी कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, उल्टा है ये किसके, ग्लूकागॉन के, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या कर देगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब कहने का कि ये जैसे आपका ब्लड वेसल है, यहाँ पे सेल है, ठीक है। तो ग्लूकोज बेसिकली ये ब्लड से ग्लूकोज को कहाँ ले आएगा, सेल में ले आएगा। मतलब कहने का क्या, ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को क्या करेगा, सॉरी इंक्रीज ये कर चीज कह रहा हूँ, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रही है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है ग्लूकोज इन ब्लड, तो ये किस तरह का हार्मोन होगा, ये हाइपोग्लाइसिस। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होगा, ठीक है। ये हार्मोन आपका हाइपोग्लाइसेमिक होगा। यहाँ पे ही एक पॉइंट लिख दो कि इंसुलिन along with glucagon regulate blood glucose level। ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। इंसुलिन along with glucagon रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, इसका जो अफेक्ट है ये कॉपी कर लो तो मैं फिर आगे लिखाऊं। इसका जो अफेक्ट है आपका, इंसुलिन एक्ट एंटागोनिस्ट टू ग्लूकागॉन, एंटागोनिस्ट टू ग्लूकागॉन। अब जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ग्लूकागॉन के लिए, उसके रिवर्स, उसके अपोजिट सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब कि इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, ग्लूकागॉन आपका जो है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ब्रेक करा रहा था, पर ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी प्रमोट करेगा। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि डिफरेंट सोर्स से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करना, डिफरेंट सोर्स से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो ये आपका इंसुलिन के बारे में हो गया। अब एक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, डायबिटीज मिलेटस, मिलेटस, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ, ये होता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन कम बनने लगे
तो आपका जो है कौन सा डिजीज हो जाएगा, डायबिटीज मिलेटस, ठीक है। और आपको इससे पहले मैंने एक डायबिटीज के बारे में बोला था जिसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ADH का डिक्रीज लोअर सिक्रीशन सिक्रेट। ऑफ एडीएच, ठीक है। अच्छा, ये जो डायबिटीज मिलेटस है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर अगर आपके बॉडी में डायबिटीज जो है इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है, इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है, दैट मीन्स कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, और ऐसी कंडीशन जब ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज comes out with यूरिन, यूरिन के साथ में, तो ग्लाइकोसीरिया कंडीशन होगी, साथ में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। कीटोन बॉडीज बेसिकली मिलेंगी वहां पे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कीटोन बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे लिख दो एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कीटोन बॉडीज, हार्मफुल कीटोन बॉडीज बेसिकली बनेंगी, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कीटोन बॉडीज आपकी किसकी वजह से बनेगी, डायबिटीज मिलेटस में। तो ये दो कंडीशन याद रखना, ग्लाइकोसूरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कीटोन बॉडीज, किसका करेक्टरिस्टिक है, डायबिटीज मिलेटस का करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि इंसिपिडस है कि मिलेटस है, ध्यान में रखना इट इज डायबिटीज मिलेटस। और डायबिटीज मिलेटस आपका कैन बी ट्रीटेड, इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर आप बाहर से क्या प्रोवाइड करो, इंसुलिन, ठीक है, प्रोवाइड करो, तो कैन बी ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी से इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, इंसुलिन थेरेपी से इसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ से आपका पैनक्रियाज का भी जो पार्ट है वो मैंने फिनिश कर दिया है, अब सिर्फ हमारे टेस्टिस एंड ओवरी के हार्मोन्स रहते हैं, तो ये हार्डली 5 to 10 मिनट का टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको 2-3 मिनट का ब्रेक दूंगा और हम स्टार्ट करेंगे कौन सा पार्ट, प्लांट का जो पार्ट चल रहा है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ टेस्टिस, गोनाडल जो हार्मोन्स है बॉडी में, गोनाडल हार्मोन्स के ऊपर किसका एक्शन होता है जिससे इनकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट किया जाता है, मैंने बताया था कौन सिक्रीट करता है, गोनाडोट्रोपिन्स बेसिकली कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH एंड LH है वो, ठीक है। और वो उसका एक्शन कहाँ पे होगा, टेस्टिस एंड ओवरी के ऊपर होगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ टेस्टिस। अब टेस्टिस वन पेयर बॉडी में प्रेजेंट है, वन पेयर इन मेल बॉडी, सिर्फ मेल लिख दो, ठीक है, इन स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल स्क्रोटल सैक के अंदर। अब अगर टेस्टिस को देखा जाए तो टेस्टिस में दो पार्ट देखने को मिलेंगे, टेस्टिस में दो पार्ट है, एक बेसिकली सेल्स हैं, ठीक है, जिनको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। दूसरा है स्ट्रोमल टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो ये तो आपको पता है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की स्टोरी जो है वो सेपरेट है, अभी हमको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी हम ये जो स्ट्रोमल टिश्यू है इसमें इसमें एक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, स्ट्रोमल टिश्यू में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, जिनको बोलते इंटरस्टिशियल हैं लीडिंग सेल, लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। तो ये जो लीडिंग सेल है ये सिक्रीट करती है क्या, एंड्रोजन, और टेस्टोस्टेरोन एक कॉमन एंड्रोजन है, या मेनली टेस्टोस्टेरोन ही होता है, मेनली
मेनली टेस्टोस्टेरोन, मतलब ये भी एक टाइप का क्या है, एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। अब देखते हैं कि ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है इसका बॉडी में किस तरह से अफेक्ट, बॉडी में किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन या फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो ये जो है बेसिकली इंड्यूस स्टिमुलेट करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, या इस तरह से लिखो जरा सा, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट, maturation and function of accessory या secondary reproductive organ, पहले लिखो secondary और accessory, secondary और accessory reproductive organ, reproductive organ। ठीक है, अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप टेस्टिस तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, सेकेंडरी आप देख लो, उसके अलावा जितने भी है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लाइक वास डिफरेंस। आप बताओ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी में कौन कौन से हैं, मुझे याद नहीं है, फटाफट बताओ। पता नहीं है आप, एपिडिडाइमस, आपका सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स, ये सब जो है बेसिकली इनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उस पे रोल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा, सबका जो है सब में रोल है इसका। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा एटसेट्रा भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इनके डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन पे पार्टिसिपेट करता है। ओके, अब इसके अलावा ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है बॉडी में, उनमें भी रोल प्ले करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आपके क्या क्या है, जैसे बहुत सारे हैं आपको पता है, जैसे मस्कुलर डेवलपमेंट है आपके बॉडी में, मेल की बात कर रहा हूँ, मस्कुलर डेवलपमेंट। ठीक है, लो पिच वॉइस, लो पिच जो वॉइस है, ठीक है, और जो मुस्टैच वगैरह का, ठीक है, वो सारे चीजें डेवलपमेंट है, वो सारी रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैं उसके पहले कुछ हेयर्स का, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर्स एंड फेशियल हेयर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो है। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो मेल में जो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं बेसिकली, वो एग्रेसिवनेस के लिए भी कौन है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एग्रेसिवनेस, उसके लिए भी बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ चीजें और लिखते हैं, जैसे कि आपके बॉडी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, उसके लिए भी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस। ठीक है, एक और लिख दो आप कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल बिहेवियर, और इसको बोलते क्या है, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लिबिडो, लिबिडो।
ठीक है, तो ये तो कुछ हो गए। इसका जो है मेटाबॉलिज्म में भी कुछ कुछ रोल है। मेटाबॉलिज्म में भी जो टेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोजन है, इसका मेटाबॉलिज्म में भी रोल है। ठीक है, तो हेल्प इन सिंथेसिस या एनाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बेसिकली एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस होता है ना, सिंथेसिस होती है ना चीजों के एनाबॉलिज्म में। ठीक है, तो सिंथेसिस के लिए, सिंथेटिक इफेक्ट के लिए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। रुकना बच्चे, जरा सा मेरा मार्कर थोड़ा फिलअप करने लायक। तो यहाँ से टेस्टिस का पार्ट खत्म है। जस्ट एक टॉपिक और रह गया है चैप्टर में, और 11th का सिलेबस खत्म करने में। कौन सा टॉपिक है? ओवरी ओनली। इसके बाद आपका 11th का पूरा सिलेबस XYZ एवरीथिंग मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा। ह्यूमन फीमेल। ठीक है, ओवरी में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक सेलुलर पार्ट है, सेलुलर पार्ट जो बेसिकली क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स, और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू है, स्ट्रोमल टिश्यू। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं बच्चे, ये क्या रिलीज करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, एक मिनट बच्चे, चल क्यों नहीं रहा है? ये बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ध्यान देना कि जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसके दौरान जैसे ये फॉलिकल्स है, इसके चारों तरफ इस तरह से ओवेरियन फॉलिकल्स बनेगी। ये फिर जो है ओवेरियन जो फॉलिकल है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स का जब फर्दर डेवलपमेंट होगा तो ये चेंज हो जाएगी ग्रेफियन फॉलिकल्स में। ठीक है, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स में जब चेंज होगी तो उसके बाद फिर और मेचुरेशन होगा, और फिर एलएच सेल, तो उसके दौरान क्या होगा? ओवुलेशन होगा। अब जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन से दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं बच्चे। क्या क्या प्रोड्यूस होता है? एक तो बनता है ओवम बनता है। ठीक है, ओवम बनता है, और दूसरा क्या बनता है? ओवम के अलावा क्या बनता है बताओ? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये जो हाँ बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही कि नहीं? अच्छा, तो ये जो Yes, ओवम sir. है, ओवम को तो आपको पता ही है। सर नहीं हुआ। तो क्या हुआ बच्चे बताओ? क्या दिख नहीं रहा था क्या? हेलो सर वो इरेज मत हेलो, कीजिए वो वाला। अभी अभी जो बचा हुआ है? हाँ सर ये वाला, एक मिनट। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, आगे ही लिखने जा रहा हूँ। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मतलब कहने का कि जो ओवरी है, ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं। ईस्ट्रोजन जो कि ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस करती है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन जो कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये अब ईस्ट्रोजन का
रोल कहाँ कहाँ पे ही ये देखते हैं एस्ट्रोजन। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन केस ऑफ फीमेल बॉडी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अभी जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर इन फीमेल, बिहेवियर इन फीमेल, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स मतलब जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन में ये सारी चीजें मैंने बता दी। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वैसे तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो लिखा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही से पता है, तो फिर लिख देता हूँ मैं, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो एस्ट्रोजन के फंक्शन हो गए, अभी प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन रहता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है और वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो कार्पस ल्यूटियम रिमेनिंग रह जाता है और वो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहता है। एक्चुअली वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में और मिल्क सिक्रीशन में भी रोल है किसका? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो रोल है वो बेसिकली मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि मैंने दोनों जगह लिखाया हुआ है, ठीक है। पर ये कब होगा? ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा। ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो नॉर्मल कंडीशन में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है, वो एस्ट्रोजन का काम, वो बेसिकली एस्ट्रोजन का काम है। तो बच्चे 11th का सारा मैंने पार्ट फिनिश कर दिया, XYZ जितना भी है मैंने 11th का आपका फिनिश कर दिया है। अब 2 मिनट का आप गैप लो और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो प्लांट रिप्रोडक्शन हमारा चल रहा है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे इन बिटवीन बता दो कि टाइम कितना बचा हुआ हमारे पास? सर 12:40 हुआ है। 12:40, तो अभी हमारे पास कम से कम हाफ एन आवर है। चलो फिर 2 मिनट लो, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन सा पार्ट? प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में मैं शायद फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहा था, ठीक है। या फर्टिलाइजेशन को मैंने पॉज कर लिया था, मैंने आपको उसमें 2 चीजें बताई होंगी। चलो आप अपना कॉपी चेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो अपना।
रेडी हो आप लोग? Yes, sir. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट वाला जो पार्ट है। मैं आपको शायद एक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया था, जितना चीजें बतानी है मुझे। मैंने आपको उसके पहले एक और टॉपिक बताया था, कॉन्ट्रीब्यूएंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आप एनसीईआरटी से भी एक बार देखना। मैंने कुछ कुछ चीजें बताई हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, कौन कौन सी चीजें बताई हैं। एक डाइक्लाइनी कंडीशन। डाइक्लाइनी कंडीशन में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं स्टेमनेट और पिस्टिलेट। दूसरा है एक बताओ अभी को कल पढ़ाया है कि आप कहाँ खो गए आप सारे लोग? हेलो, Yes, sir. क्या कौन कौन से कंडीशन मैंने कॉन्ट्रीब्यूएंसेस ऑफ जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बताई हुई है? ये किताब ही नहीं अभी तक ढूंढ पाए हो? क्लास अटेंड की थी कल आप लोगों ने? कितने बच्चे हैं इस समय? Sir, वो डाइकोगेमी क्या? डाइक और वो डाइकोगेमी, डाइक्लाइनी एंड एक और होगा एमोगेमी। कैस्मोगेमी सर, कैस्मोगेमी। कैस्मो नहीं होता है, चेस्मो होता है। तो एक बात मुझे बताओ कि इतना टाइम कैसे लग गया? बच्चे जो है क्या कहते हैं, अभी कल तो पढ़ाया है। तुम लोगों को ऑलवेज ये रहता है कि सिलेबस अभी फिनिश नहीं हुआ, सिलेबस फिनिश नहीं हुआ। तुमको पिछला लेक्चर का याद रहता है कुछ? सिलेबस तो मैं ऑन डेट खत्म कर दूंगा 30th को, श्योर शॉर्ट खत्म कर दूंगा। पर तुम लोगों को कभी ये रहता है कि जो तुमने पीछे पढ़ा दिया गया 11th पूरा आज खत्म हो गया? कितना आता है 11th का? मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बस तुम्हारी कॉपी भरने से मतलब है या कॉपी भरने से भी मतलब नहीं है। बस चैप्टर गिना दो, अगर मैं नाम ले लूं और कह दूं ये चैप्टर हो गया तो वो हो गया। चलो, तो मैंने जो है क्या कहते हैं 3 कंडीशन बताई थी ऑर्डरिंग डिवाइसेस में, डाइकोगैमी, डाइक्लाइनिंग कंडीशन एंड आपका जो है एक थर्ड वन जो भी है। तो वो सारा जो है क्या कहते हैं उस पर ध्यान देना। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। ठीक है, डाइकोगैमी का मतलब होता है कि जो बेसिकली उसमें जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, उनका जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट टाइम पे हो। अगर डिफरेंट टाइम पे डेवलपमेंट है तो क्रॉस पॉलिनेशन की जो सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो क्रॉस पॉलिनेशन रहेगा उसमें। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं जो डाइक्लाइनी है वो स्टेमिनेट है, पिस्टलेट है। अगर यूनिसेक्सुअल ही प्लांट होगा तो भी जो है क्या कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी होगी, सेल्फ की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और जो थर्ड वन है, थर्ड वन कौन सा पॉइंट है? सर कैस्मोगेमी। कैस्नो, ओपन फ्लावर है बेसिकली, तो ओपन फ्लावर होगा। अगर क्लोज फ्लावर होता है तो सिर्फ उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर फ्लावर क्लोज है तो उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा? उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के कंपेयर में पॉसिबिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसके बारे में मैं कल बता चुका हूँ कि जो पिस्टल है मतलब गाइनोसियम है, गाइनोसियम में आप देखोगे ये बहुत तरीके वो
अगर सिर्फ हम एक कार्पेल की बात करें तो ये कार्पेल है, ठीक है। कार्पेल में ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा। और पॉलन की बात हो रही है, दैट मीन्स की पॉलन ग्रेन, दैट मीन्स की पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन आ गया है स्टिग्मा, ठीक है। तो जितने भी इवेंट होने हैं, जितने भी इवेंट, मतलब ऑल द इवेंट्स फ्रॉम pollen interaction with the stigma to the entry of pollen tube to the ovule, वो सब क्या कहलाएंगे? pollen pistil interaction कहलाएंगे। तो पहले लिख दो कि यह है क्या, लिखो यहाँ पे all the events between taking place between interaction of pollen on the surface of stigma, on surface of stigma to the entry of pollen tube, entry of pollen tube in ovule is known as pollen pistil interaction, pollen pistil interaction, उसको आप बोलते हो pollen pistil interaction, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो स्टिग्मा की सरफेस है वहां पे पॉलन ग्रेन गिरने तक, या आप सीधे सीधे बोल सकते हो फ्रॉम पॉलिनेशन, ठीक है। इस चीज को लिख सकते हो, इसमें सीधे सीधे इसको लिख सकते हो कि बिटवीन पॉलिनेशन टू एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल इज नो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। इसको आप बोलोगे कि ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, और ये बेसिकली जो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन है एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब है कि कंटिन्यूअस, ठीक है। डायनेमिक प्रोसेस लिख दो यहाँ पे कि जो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन है दिस इज द डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस। और ये जो डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, इसमें का पहला स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन बाय पिस्टल, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो कि इसमें ये रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन, जो पॉलन रिकॉग्निशन है दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। तो पॉलन रिकॉग्नाइज करेगा पहले, कौन रिकॉग्नाइज करेगा? स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, ठीक है। जो स्टिग्मा है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा? उसको पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद अगर तो वो सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है, अगर तो वो सेम स्पीसीज के हैं तो दूसरा जो स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, क्या होगा? प्रमोशन और इनहिबिशन। प्रमोशन डायनामिक और प्रोसेस का मतलब क्या है? लगातार होने वाली प्रोसेस बच्चे, लगातार होने वाली प्रोसेस डायनामिक या एक्टिव प्रोसेस बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे बोलते नहीं कि पर्टिकुलर पर्सन बहुत डायनामिक, ठीक है। डायनेमिक होने का मतलब है कि वो बहुत एक्टिव। दो टाइप के लोग होते हैं, एक ईडल होते हैं, दूसरे डायनेमिक। तुम किस कैटेगरी के हो, ईडल या डायनेमिक? डायनेमिक तो बोलना बोलना मत, लगता तो किसी एंगल से है नहीं है। किस टाइप के हो तुम लोग? तो ये आप याद रखना कि जो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन है वो क्या है, ठीक है। और पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें दो प्रोसेसेस होती हैं। पहले रिकॉग्निशन होता है पॉलन का, दूसरा प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन। अभी जो रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन है इसकी बात अगर मैं करूं, पॉलन का रिकॉग्निशन, तो जो रिकॉग्निशन की बात मैं कर रहा हूं पॉलन पिस्टल की, ठीक है। पॉलन पिस्टल
इंटरेक्शन ये कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अगर तो पॉलन एंड पिस्टन ये दोनों सेम स्पीसीज के, ठीक है, तो आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? प्रमोशन ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, प्रमोशन ऑफ पॉलन होगा। और अगर ये डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो क्या होगा? इनहिबिशन हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो हर हाल पे इनके बीच में होगी, सेम स्पीसीज के पॉलन और पिस्टल के बीच में होगी। बात समझ में आ रहा है भाई? मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारी समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पॉलन एंड पिस्टल दोनों सेम स्पीसीज के हैं तो पॉलन का प्रमोशन होगा, और अगर डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो क्या हो जाएगा? इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो इनहिबिशन हो जाएगा। तो ये है बेसिकली पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आपके एनसीईआरटी में रॉन्ग एंड राइट करके लिखा हुआ है कि अगर सेम स्पीसीज के हैं तो वो राइट इंटरेक्शन हो जाएगा, और अगर वो डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग को तो आगे प्रोसीड करना नहीं है, वो तो इनहिबिट हो जाएगा, और अगर वो करेक्ट है, राइट इंटरेक्शन है, तो वो बेसिकली वहां पे आगे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर जो है क्या कहते हैं, रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है, तो जो पॉलन डेवलपमेंट है, या पॉलन डेवलपमेंट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पॉलन डेवलपमेंट है, ठीक है, तो या तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने से फेल हो जाएगा। ठीक है, इधर पॉलन ग्रेन फेल टू जर्मिनेट, तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यह हो सकता है कि वो उसकी ग्रोथ बेसिकली इनहिबिट हो जाए, उसकी ग्रोथ क्या हो जाए? बेसिकली ग्रोथ ऑफ pollen tube inhibit or slow down। ठीक है, रॉन्ग इंटरेक्शन में या तो जर्मिनेशन ही नहीं होगा पॉलन ट्यूब का, सॉरी पॉलन ग्रेन का। ठीक है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन ही नहीं होगा, और अगर सपोज करो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनता भी है तो ये भी हो सकता है कि जो ग्रोथ है पॉलन ट्यूब की वो क्या हो जाए? स्लो हो जाए। ठीक है, स्लो हो जाए। और आप ये जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन है इसको आप स्टडी कर सकते हैं। एक स्लाइड ले लो, उसमें जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन ले लो, 10% शुगर सोल्यूशन ले लो। ठीक है, 10% शुगर सोल्यूशन ले लो, और इस सोल्यूशन पे आप जो है कुछ पॉलन ग्रेन डाल दो। आप विद इन हाफ आवर देखोगे 30 मिनट में कि यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे और देखोगे कि पॉलन जो है ग्रेन से पॉलन ट्यूब इमर्ज करना स्टार्ट हो चुकी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपका ये दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। ठीक है, क्या कितने परसेंट शुगर सोल्यूशन है? 10% शुगर सोल्यूशन है। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये इंड्यूस करेगा पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को। एक्चुअली जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन है, स्टिग्मा की जो सरफेस है वहां पे ऐसा ही कुछ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन होता है, वहां पे ऐसा ही न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है। तो सेम स्पीसीज का हुआ, केमिकल स्पेसिफिसिटी क्लियर हो गई, तो फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट होता है। तो ये है बेसिकली कुछ इवेंट है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के। आपको होप्सो समझ में आया होगा। एक और टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये पहले फिनिश करूंगा तो फिर हम सीधे आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन वाले स्टेप पे। ठीक है, इसके बाद सीधे हम आ जाएंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि नोट्स तो मैं करवा ही दे रहा
हूँ आप एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा, उससे इमेजिनेशन डेवलप होगी। तो बिना एनसीईआरटी रीड किए आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तुरंत ही एनसीईआरटी रीड किया करो, इमीडिएट। पेंडिंग में डाल दोगे तब भी कोई फायदा नहीं। तो अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको, एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली ये जेनेटिक्स में भी ये टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ ठीक है यहाँ पे भी है बेसिकली। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो यूज है वो बेसिकली क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, क्रॉप इम्प्रूवमेंट या क्रॉप ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। इससे क्या बनाए जाते हैं, इससे कॉमर्शियल सुपीरियर वैरायटीज प्रोड्यूस की जाती है। प्रोड्यूस मतलब इसकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस होता है, कॉमर्शियल सुपीरियर वैरायटी, इसकी हेल्प से कॉमर्शियल सुपीरियर वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से, ठीक है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कुछ स्टेप्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक है, ये टेक्निक है बेसिकली, ठीक है, जो कहाँ यूज की जाती है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में यूज किया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है, कमर्शियल सुपीरियर वैरायटी, ठीक है, प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, या सुपीरियर वैरायटी जो है आप उसका सिलेक्शन करो, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास में दो वैरायटी है सुपीरियर वैरायटी, एक में जो है क्या कहते हैं, सपोज करो एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है, दूसरे में दूसरी कोई कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है। आप ये चाहते हो कि वो दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक आप एक प्लांट में लेके आ जाओ, तो आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, आपको सिलेक्शन करना होता है पेरेंट्स प्लांट का, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं अब आपने पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन कर लिया, उसमें से एक जो है फीमेल प्लांट होगा और दूसरा मेल प्लांट होगा, दूसरा मेल प्लांट होगा, ठीक है। अब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, या बाइसेक्सुअल प्लांट है, फ्लावर बोलो तो ज्यादा बेटर होगा, तो आपको एक प्रोसेस यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन, ठीक है, इमैस्कुलेशन है क्या, ये बेसिकली रिमूवल है, किसका रिमूवल, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या आप बोल सकते हो इसको सीधे सीधे लिख दो, रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर, ठीक है, फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये भी याद रखना कि ये वहीं पे करना है जहां पे फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली कहाँ पे जरूरत है, नॉट नीडेड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन बेसिकली रिमूवल ऑफ एंथर और स्टेमन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप होगा बैगिंग। बैगिंग कुछ नहीं है, कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए, ठीक है। ये जो बेसिकली फीमेल जिसमें जो है क्या कहते हैं, आपने एंथर रिमूव कर दिया है जिस प्लांट का, वहां पे कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हो, उसको एक पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हो प्लांट को, ठीक है। ऊपर का आपने सर्च कर लिया होगा, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, ये प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर की आपने क्या कर रखा हुआ है, इस फ्लावर का आपने इमैस्कुलेशन कर रखा हुआ है। तो इस इमैस्कुलेटेड प्लांट को आप इस तरह से कवर कर देते हो, ठीक है, इस तरह से
कवर कर देते हो, और यहाँ पे छोटे छोटे होल कर देते हो, बिल्कुल छोटे छोटे जो है पिंच करते हैं, तो ज्यादा बड़े हो गए, ताकि ताकि यहाँ पे कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए। तो ये क्या है, कवरिंग है, कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड प्लांट, या इमैस्कुलेटेड नहीं भी है, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी है तब भी ठीक है, विथ पॉलीबैग, पॉलीबैग, पॉलीबैग से आप उसको कवर कर देते हो, ठीक है। टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय अनवांटेड पॉलन ग्रेन, यहाँ लिख देता हूँ, टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय अनवांटेड पॉलन ग्रेन। अनवांटेड पॉलन ग्रेन से जो है पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए बैगिंग की जाती है। फिर फोर्थ स्टेप है इसका आपका डस्टिंग। डस्टिंग क्या है, जिस सुपीरियर पॉलन ग्रेन से आप चाहते हो कि इसका फर्टिलाइजेशन हो, उसके ऊपर डस्टिंग करोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको स्प्रेडिंग, या सीधे सीधे लिख दो पॉलिनेशन बाय सुपीरियर पॉलन ग्रेन, सुपीरियर पॉलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, डस्टिंग। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा इसका, डस्टिंग, ठीक है। और डस्टिंग के बाद आप जो है वेट करोगे, जब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपको सुपीरियर वैरायटी मिलेगी, तो उसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करने पड़ेंगे, उसकी जो है बेसिकली सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दरअसल फिफ्थ स्टेप एक तो ये लिख दो कि रीबैग्ड करना है आपको, दोबारा से बैगिंग करनी है, दोबारा से बैगिंग करनी है। उसके बाद तो ये स्टेप कई बार पूछ लेता है कि पहला स्टेप क्या है, पहला सिलेक्शन था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट या प्योर प्लांट, फिर इमैस्कुलेशन हो गया, फिर बैगिंग हो गया, फिर डस्टिंग हो गया, फिर रीबैगिंग हो गया। तो ये स्टेप्स कई बार पूछ लेता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केस में, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट भी खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं वापस से, फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे मैंने आपको पिछले दिन छोड़ा था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पे आते हैं, इरेज कर दूं इसको? जी सर। यस सर। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। तो जो फर्टिलाइजेशन मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन है वो बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन है, जरा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्टिलाइजेशन। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने पिछले दिन ये भी आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन में दो हैं, एक को आप क्या बोलते हो, सिनगैमी बोलते हो, और दूसरे को आप क्या बोलते हो, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हो, दूसरे को आप ट्रिपल फ्यूजन बोलते हो। सिनगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो बेसिकली जाइगोट के फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड एग सेल, एग सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट, ये कौन सा मेल गैमीट होगा, सेकेंड, फर्स्ट मेल गैमीट यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, ठीक है। सेकेंड मेल गैमीट विथ पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई क्या बना लेते हैं, क्या बना देते हैं, कल ही तो बताया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई N+N, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या बनता है, इससे बनता है ट्रिपल फ्यूजन से फॉर्म होता है, फॉर्म एंडोस्पर्म, ठीक है, इससे एंडोस्पर्म बनता है। तो एंडोस्पर्म कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉयड, और ये जो जाइगोट है ये कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड। तो डबल फर्टिलाइजेशन आप देखते हो कहाँ पे, एंजियोस्पर्म। तो ये भी एक चीज याद रखना कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, सिर्फ वहीं पे मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक
फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये सिर्फ आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। टाइम कितना हुआ बच्चे? सर 1-7। ओके, 1-2 मिनट और खींचेंगे बस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जैसे ये ओवरी है, ठीक है। यहाँ ये यहाँ पे ये एग सेल है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स है उनकी अपनी। यही तो था आपका, एम्ब्रायो सैक भी बना दिया, पूरा ओवरी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। पॉलन ट्यूब निकलेगी, वो बेसिकली माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगी, ठीक है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगी और इसके बाद वो बेसिकली एंट्री के लिए क्या करेगा, वो जाएगा सिनर्जिड्स के पास में, ठीक है, जिसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स उसको गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब का मूवमेंट है वो आपका एपिकल एंड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब कौन अट्रैक्ट करता है इसको? केमिकल, ठीक है, केमिट्रॉपिक मूवमेंट, केमिट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। एपिकल पार्ट बेसिकली करता है। और यहाँ पे ये जो आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में यहाँ पे 2 इस तरह से मेल गैमीट, ठीक है। मैंने पिछले दिन ही लिखा दिया है कि जो 2 सेल्ड स्टेज, जिन प्लांट्स में जो है, जो पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में जिसका डेवलपमेंट रुक गया है, वो 3 सेल्ड स्टेज पे कहाँ पे पहुंचते हैं? लिखा हुआ, ध्यान दो। 3 सेल्ड स्टेज पे आपका कहाँ पे पहुंचता है? ये पहुंचता है स्टिग्मा में। ये जब स्टिग्मा पे पॉलिनेशन जो हो जाता है तो वहां पे होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं ये जो है आपका चैप्टर फिनिश कर दूंगा। तो इसके बाद जो भी अपकमिंग लेक्चर होने वाला है हमारा, उसमें जो रेगुलर लेक्चर है वहाँ पे हमारा जेनेटिक्स चलेगा, और जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वहाँ पे कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन होगा। तो इसके बाद एक लेक्चर के बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रोसीड कर जाएंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सर।